तो हम ये बात कर रहे थे कि सीटू का दूसरा सबसे बड़ा योगदान था, एक तो एकता बनाने की बात हम लोगों ने की थी, सीटू का दूसरा सबसे बड़ा योगदान ये था कि उसने ये कहा कि यूनियन को नेता की नहीं मजदूर की अपनी यूनियन होनी चाहिए, मजदूर का अपना किला अपना घर होना चाहिए। स्थापना सम्मेलन में ये बात कॉमरेड बीटी रणदिवे ने पूरी वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ रखी और वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ रखते हुए उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि हमारे यहां नेताएं यूनियनों के, हमारे यहां यूनियन है नेताओं के नाम से जानी जाती है। अजीब सी बात है। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि नेता भी उसे अपनी यूनियन मान लेता है। मगर सबसे खराब बात यह है, जो बीटी रणदिवे ने बहुत जोरदार बात कही थी, कि सबसे खराब बात यह है कि मजदूर भी बहुत आसानी के साथ उसे नेता की यूनियन मान लेता है। यह स्थिति बदली जानी चाहिए, यह बीटीआर ने कहा। और यही बाद में सीटू की सांगठनिक कार्यशैली पर आया। इसे थोड़ा समझने की आवश्यकता है। मैं उन सारे साथियों से माफी मांगता हूं जो इस बीच में जिन्हें व्यवधान हुआ, लेकिन वो व्यवधान हमारे हाथ की बात नहीं थी। अचानक डाटा ने, कनेक्टिविटी ने हमारा साथ छोड़ दिया था। तो वो जो उन्होंने कहा कि ये प्रवृत्ति क्यों होती है कि नेता अपनी यूनियन मान के चल रहा है, और नेता तो अपनी यूनियन मान के चल ही रहा है, लेकिन मजदूर भी ये मान के चल रहा है कि ये नेता की यूनियन है, वो भी नेता के पास आ रहा है। बीटीआर ने इसको वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ समझाया था। मैं बहुत सरल में आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि इस बात को अगर ठीक से समझना है तो हमें भारत के मजदूर वर्ग की जो अप्राकृतिक पैदाइश हुई है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर जन्म के से जुड़े हुए मुहावरों को काम में लिया जाए तो भारत का पूंजीवाद अगर सतमासा है तो भारत का मजदूर वर्ग पचमासा है। ये पूरी प्रक्रिया के साथ विकसित होकर नहीं आए हैं, बल्कि अविकसित ही आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी पंगुता और बहुत सारी विकलांगता और बहुत सारी कमजोरियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। ये क्या है? यूरोप में पूंजीवाद कैसे है? यूरोप में पूंजीवाद सामंतवाद के खात्मे के बाद आया, और सामंतवाद के दौरान जो कुशल कारीगर और आर्टिजन्स पैदा हो गए थे, जिन्होंने एक न्यूनतम औद्योगिक उत्पादन की क्षमता को विकसित कर लिया गया था, वो बहुत अच्छी बात थी। उसके आधार पर एक न्यूनतम ढांचा तैयार हो गया था। भारत में पूंजीवाद का विकास यहां के आर्टिजन्स को, जिसके बारे में अपन लोगों ने बाकी के लाइफ में चर्चा किया कि किस तरीके से अंग्रेजों ने इस देश की औद्योगिक उत्पादन की क्षमता को खत्म करने का काम किया था, कृषि को बर्बाद करने का काम किया था। ढाका के मलमल के बुनकरों से लेकर शहरों में रहने वाले आर्टिजन्स को, कारीगरों को तबाह करने का काम किया था अपने माल को बेचने के लिए। तो यहां पर पूंजीवाद का विकास उस तरीके से नहीं हुआ, और यहां का जो सरवारा है वो भी बर्बाद किसान और दरिद्र बदहाल ग्रामीण थे। वो अकुशल मजदूर थे क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके का अनुभव नहीं था, लेकिन गांव में उनका मानस भी था। आज भी 80-85% से ज्यादा श्रम शक्ति हमारे देश की ऐसी है जिसका एक पांव गांव में होता है। उनकी चेतना भी गांव में थी, और इसीलिए भारत के मजदूर वर्ग के उद्भव और विस्तार के बारे में थोड़े विस्तार के साथ कभी अगर वक्त मिलेगा तो बाद में अपन लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये वो परवरिश थी जिस परवरिश में ये कहा जाता है कि कुछ लोग द्विज हैं, उनकी बात को मानना चाहिए, वही सब कुछ जानते हैं और उनकी बात को मानकर चलना ही हमारी आदत में शुमार कर दिया गया था। कुछ लोग महान लोग हैं, वो हम पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, तो वो जो कहेंगे उस बात को मान लेना चाहिए। तो किसी एक नेता को ट्रेड यूनियन में भी सर्वस्व मान लेने की ये जो बैकलॉग था कॉन्शियसनेस का, चेतना का, जो पिछड़ी चेतना का जो बैकलॉग था, वो बैकलॉग था जो हमारी कंडीशनिंग का, हमारी समाज की कंडीशनिंग का हिस्सा था। सीटू ने अपनी सांगठनिक कार्यप्रणाली ऐसी तय की कि इस दोष को दूर किया जाना चाहिए। लोग अपने अनुभव से सीखते हैं, और लोग अपने अनुभव से केवल संघर्ष करना ही नहीं सीखते हैं, बल्कि लोग अपने अनुभव से संगठन चलाना और संगठन में अपनी बात करना भी सीखते हैं। और इसका क्या कमाल का नतीजा निकला है कॉमरेड्स, कोई और दूसरा उदाहरण नहीं है इस देश की किसी भी ट्रेड यूनियन के पास। और वो उदाहरण ये निकला
कि मजदूरों के बीच में से नेता निकल कर आए। कारखाने में काम करने वाले, ईंट बनाने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले, आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता या सहायिका का काम करने वाले, वो बीड़ी बनाने वाले, वो मजदूरों के बीच में से नेता निकल कर आए। और वो नेता केवल अपने यूनियन के नेता नहीं बने, अपने उद्योग के नेता नहीं बने, बल्कि अपने देश के नेता बने। अभी कुछ साल पहले तक हमारे CITU के प्रेसिडेंट थे कॉमरेड A.K. पद्मनाभन। आप में से जितने लोग उनसे मिले हैं, आपने ये मार्क किया होगा कि उनकी एक उंगली क्षतिग्रस्त है, टूटी हुई है। पता लगा, जब हमने विस्तार में गए तो पता लगा कि वो एक इंडस्ट्री में काम करने वाला एक वर्कर इस देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनरल सेक्रेटरी बना। हमारे एक पूर्व अध्यक्ष थे कॉमरेड E. बालानंदन, वो एक कारखाने में इलेक्ट्रीशियन का काम किया करते थे। मुझे आज भी याद है, जब वो हमारे ऑफिस में कई बार आया करते थे, तो एक बार कोई फ्यूज उड़ गया था, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, तो वहीं बैठे बैठे ही उन्होंने हमको ये बता दिया था कि ये बीमारी कहां से ठीक हुई थी। हमने पूछा कि आप तो बहुत कम आते हो, तो बाद में ये मालूम पड़ा कि वो खुद इलेक्ट्रीशियन रहे, इसलिए वो इन सब चीजों को जानते। वो अकेले उदाहरण नहीं थे। कॉमरेड मोहम्मद अमीन जनरल सेक्रेटरी थे हमारे, जूट कारखाने के बाल मजदूर थे, चाइल्ड लेबर। जूट कारखाने के चाइल्ड लेबर से फिर मजदूर बने, मजदूर से फिर ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेता बने, और बाद में इस देश के शीर्ष ट्रेड यूनियन नेताओं में से एक बने। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं ट्रेड यूनियन में। कॉमरेड दीपक मुखर्जी हमारे जो CITU के राष्ट्रीय सचिव थे, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। आज भी हमारे नेतृत्व में तमाम सारे ऑल इंडिया के नेतृत्व में, हमारे राज्यों के नेतृत्व में, मैं जिस राज्य में बैठा हुआ हूं उस राज्य में हमारे CITU के जो अध्यक्ष हैं वो एक कपड़ा कारखाने के मजदूर हैं, कपड़ा कारखाने के विक्टिमाइज मजदूर कॉमरेड रामविलास जी गोस्वामी। कोयले में काम करने वाले, ओपीएम एंड एल्कोलाइट फैक्ट्री में काम करने वाले, अलग अलग उद्योगों में काम करने वाले तमाम सारे लोग आज इसके नेता हैं। न केवल मध्य प्रदेश के नेता हैं, बल्कि पूरे देश भर के नेताओं में भी मजदूर पहुंचा। ज्यादातर राज्यों और जिलों में आज नेतृत्व मजदूर के हाथ में है। जिद के साथ मजदूर को नेतृत्व में लाना, उसके नेतृत्व को निखारना CITU की कार्यप्रणाली का इनबिल्ट हिस्सा है। यह केवल आंदोलन करने वाली यूनियन नहीं है, ये मजदूरों के बीच में चेतना ले जाकर उनको ट्रेन करने वाली एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जहां वो देश के नेता के रूप में भी निकल कर आते हैं, और ये इसकी बनावट का हिस्सा है। यह हर समझौते या फैसले को नेता नहीं करता, उसकी भी ऐसी प्रक्रिया है कि आम मजदूरी चार्टर ऑफ डिमांड को पारित करेगा, आम मजदूरी उसके किए जाने वाले आंदोलनों के बारे में फैसला लेगा, और आम मजदूरी उसके बाद कौन सा रास्ता निकलता है, उस रास्ते को स्वीकार करना है कि नहीं स्वीकार करना, उसके बारे में फैसला करेगा। और केवल मजदूरी नेतृत्व में नहीं, बल्कि मजदूरों में भी जो युवतर मजदूर है, यंगर जनरेशन का जो मजदूर है, वो नेतृत्व में आता है। यंगर लोग आते हैं नेतृत्व में, और वो जो नेतृत्व में आते हैं यंगर लोग, वो मजदूर को नेतृत्व में लाना ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। और हरियाणा में तो इस मामले में हमारा प्रिय मॉडल है, जहां की अध्यक्षा भी एकदम युवा है और जहां के महासचिव भी युवा है। इन दोनों युवा साथियों को और हरियाणा की CITU को हार्दिक बधाई इस काम के लिए। जिस मजदूर को दुनिया पर राज करना है, क्या वो अपनी यूनियन को चलाने की क्षमता भी नहीं रखता? CITU ने साबित किया कि रखता है। CITU उस विचारधारा को मानने वाली एक दस्ता है जो विचारधारा पूरी दुनिया पर मजदूर के राज, मेहनत करने वाले के राज को कायम करना चाहते हैं। तो जो राज हम पूरे मेहनत करने वालों का राज लाना चाहते हैं, तो क्या यूनियन का नेतृत्व करने के लिए उसे किसी नेता की आवश्यकता पड़ेगी कि उससे वो पूछे कि क्या करना है कि क्या नहीं करना? नहीं। इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसी इनबिल्ट प्रोसेस होनी चाहिए, एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए, और वो प्रक्रिया CITU ने अपने संविधान में, अपनी कार्यप्रणाली में तय की, निश्चित किया कि ऐसा करना पड़े। और यूनियन की लोकतांत्रिकता के मामले में तो CITU का कोई मुकाबला ही नहीं है। लोकतांत्रिकता का मतलब क्या है? CITU का संविधान कहता है, जो किसी और ट्रेड यूनियन का संविधान नहीं कहता, कि केवल 100 लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है तो 51 लोगों के बहुमत के साथ कोई चुन गया, वही चुनाव नहीं है। आनुपातिक आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अगर 20 लोग भी किसी एक राय या धारणा के हैं तो उनका भी प्रतिनिधित्व नेतृत्व में होना चाहिए।
यूनियन में मैक्सिमम डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और मैक्सिमम डेमोक्रेसी, अधिकतम लोकतंत्र तब होगा जब यूनियन में हर तरीके की धाराओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। केवल बहुमत का बुलडोजर चला के किसी को कुचला नहीं जाएगा। कौन सी विचारधारा सही है, कौन सी राय सही है, कौन सी धारणा सही है, इसका फैसला बाद में लोकतांत्रिक तरीके से कर लेंगे। इससे एकता मजबूत होती है, एकता कमजोर नहीं होती। इतने बड़े योगदानों के बाद और भी कुछ योगदान है, योगदान बहुत सारे हैं, लेकिन एक तो नेट साथ नहीं दे रहा है, दूसरा थोड़ी सी जो वो और भी कुछ समस्याएं मुझे लग रही है कि यहां पर है, इसलिए मैं उनको बहुत ही नटशेल में आपके बीच में रख रहा हूं ताकि नेट अगली बार धोखा दे उसके पहले अपन काफी बात कर लें। एक और सवाल था जो सीटू ने बहुत प्राथमिकता के साथ उठाया, और मैं पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा हूं, इस देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन का चेहरा बदल दिया, और वो था महिला प्रश्न। महिलाओं को लड़ाई की, आंदोलन की भीड़ से नेतृत्व तक पहुंचाने का काम, उसमें केवल समझ की और व्यवहार की ही जड़ता नहीं थी, एक पूरे का पूरा पृष्ठभूमि थी, पूरा परिवेश था, पूरी कंडीशनिंग थी, पूरी परवरिश थी। जिन्होंने कॉमरेड बीटी रणदेवी को भाषण देते हुए सुना है, वे जानते हैं कि वो किस तरीके से महिला प्रश्न पर प्रहार करके दिमागी जड़ता को तोड़ते थे, कितनी निर्ममता के साथ वो पितृसत्तात्मकता की माइंडसेट को, उसकी मनोवृत्ति को ट्रेड यूनियन की मीटिंगों में तोड़ा करते थे और उस पर बाकायदा वैचारिक तरीके से हमला किया करते थे। कॉमरेड बिमल रणदिवे की अगुवाई में पहली बार कामकाजी महिला समन्वय समिति बनी, उसने उस काम को आगे बढ़ाया, और वो काम कहां तक आगे बढ़ा, आज हमें गर्व है कि कॉमरेड हेमलता हमारी प्रेसिडेंट है। सीटू की मेंबरशिप में 2 सितंबर 15 और 16 की हड़तालों में, 8 जनवरी की हड़तालों में जितनी भी छवियां आप व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसमें महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में दिखती हैं आपको। महिलाएं संगठन में है, महिलाएं संघर्ष में है, और केवल हेमलता जी अध्यक्ष बनी हुई ये बात नहीं है। किसी भी भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के सेंटर की मेन पोस्ट पर महिला का पहुंचना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन वो अपनी काबिलियत और क्षमता के साथ बनी। लेकिन केवल वही नहीं बनी, हमारी हरियाणा की जो सीआईटू की प्रेसिडेंट है वो भी एक नवयुवती है, और कर्नाटक की जो महासचिव है, कर्नाटक बेंगलोर का, अभी कल भी उन्होंने एक शानदार आंदोलन किया है। निर्माण मजदूरों ने ये मांग की है कि 2000 रुपये सप्ताह का उनको राहत राशि मिलनी चाहिए निर्माण मजदूरों के कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में से। उस कर्नाटक की सीआईटू की राज्य कमेटी की जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी एक महिला है। नीचे तक अभी काफी कुछ करना बाकी है, क्योंकि जड़ता दिमाग में भी है, जड़ता व्यवहार में भी है, लेकिन उस जड़ता पे वार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बात समझ लेना चाहिए हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन के बहुत ही बढ़िया और समझदार और कुर्बानी देने वाले पुरुष साथियों को, कि महिला जब नेतृत्व में होती है तो काम और विस्तार की भाषा और व्याकरण बदल जाता है। जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से काम होता है, जिस व्यवस्थित तरीके से आंदोलन आगे बढ़ता है, आप देखिए तो सही। इसलिए जब महिलाएं, जो इस देश की श्रम शक्ति का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, जो इस देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, जब तक वो नेतृत्व में नहीं आएंगी तब तक इस देश का मजदूर आंदोलन परिपक्व नहीं होगा। ये धारणा सीआईटू ने न केवल विचार के स्तर पर बनाई, बल्कि व्यवहार के स्तर पर भी उसको लागू करके दिखाया, और आज एक ऐसा माहौल पेश कर दिया जहां पर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बीड़ी मजदूरों ने, कारखानों में काम करने वाली, गारमेंट में काम करने वाली, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली, निर्माण में काम करने वाली महिलाएं बढ़ चढ़ के न केवल यूनियन की मेंबर बन रही है, बढ़ चढ़ के न केवल आंदोलनों हड़तालों में भागीदारी कर रही है, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर उसके नेतृत्व में भी आ रही है। हालांकि जितना किया जाना चाहिए वो अभी किया जाना शेष है, लेकिन ये सीआईटू है, इतना सब किया है तो बाकी सब भी किया जाए। दूसरा बड़ा योगदान जो ऊपर के योगदानों के अलावा सीआईटू ने दिया, वो है असंगठित मजदूरों को संगठित करना। जब मैं इस पॉइंट के बारे में सोच रहा था तो मुझे एक मजेदार बात याद आई कि जब 1980 के दशक में हम लोगों ने पहली बार मंडियों में काम करने वाले हम्माल की यूनियन बनाई, और जब हम उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए तो हमसे लेबर कमिश्नर ने ये कहा कि ये तो यूनियन नहीं है, ये तो वर्कर नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, ये तो एक तरीके से
ठेकेदार हैं, ये तो मतलब खुद अपने मालिक हैं। इस तरीके की धारणाएं श्रम विभाग में हुआ करती थी, इस तरीके की धारणाएं ट्रेड यूनियन में भी हुआ करती थी। लेकिन उन असंगठित मजदूरों को, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करना, उनकी ट्रेड यूनियन बनाना, किसी टेलरिंग शॉप पे काम करने वाले, सिलाई करने वाले मजदूर हैं, किसी गारमेंट में काम करने वाले मजदूर हैं, निर्माण मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पहली बार ट्रेड यूनियन का झंडा अगर किसी को मिला है, ट्रेड यूनियन का झंडा उनके बीच में पहुंचा है। और पिछले 30 साल में जिन असंगठित मजदूरों ने इस देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन में अपनी धमकदार ताकत दिखाई है, उस असंगठित क्षेत्र के मजदूर को के बीच में ट्रेड यूनियन की जानकारी को ले जाना, ट्रेड यूनियन को ले जाने का काम सीआईटू ने। ये बड़ा युगांतरकारी काम है, क्योंकि ये जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है वो सीधे गांव से जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से श्रमिक आंदोलन और गांव के साथ एक रिश्ता बनता है, किसानों के साथ रिश्ते की एक डोर बनती है। और जिस किसान मजदूर मैत्री के लिए सीआईटू कोशिश करती है कि दोनों तरीके के मेहनतकश इकट्ठा हो, तब वो इस विनाश के रथ को रोक पाएंगे, उसकी ओर एक बहुत बड़ी गुंजाइश बनती है। ये जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर अपने उद्योग में काम करते करते लाल झंडे को लेकर जाता है, वो फिर खेत मजदूरों की लड़ाइयों को भी लड़ता है। जी, मैंने हरियाणा की अध्यक्षा जी का जिक्र किया है, सुरेखा जी का, उनको सलाम भी करता हूँ। अनिल अमल जी याद दिला रहे हैं। और निश्चित रूप से नीना जी ने कहा कि AR सिंधु भी नेता है। मैंने कहा ऐसी अनगिनत नेता हैं, हमारी बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं, जो अपनी काबिलियत के साथ इस पुरुषों का एकाधिकार समझे जाने वाले ट्रेड यूनियन आंदोलन में नेतृत्व में आई हैं और एक ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक निखार दिया। मैं असंगठित मजदूरों की बात करता था कि ये श्रमिक और मजदूर, श्रमिक और किसानों के बीच में एक रिश्ता कायम करते हैं और अंततः गांव के खेत मजदूर को भी संगठित होने के लिए प्रेरित करते हैं। इस काम को सीआईटू ने गंभीरता के साथ लिया और एक ऐसा रिश्ता जोड़ा है जो अगर ठीक तरीके से काम कर गया तो देश की राजनीति और समाज का गुण धर्म बदल कर रख देगा। तीसरा बड़ा काम जो सीआईटू ने किया इन 50 वर्षों में, जो जय भगवान जी कह रहे हैं ना कि दशा और दिशा बदल दी, वो काम किया कि इसने कहा कि बेरोजगार जो है वो भी मजदूर है, ऐसे मजदूर जिन्हें पूंजीवाद ने काम नहीं दिया और मजदूरी को सस्ती रखने के लिए एक रिजर्व फौज के रूप में उनका इस्तेमाल किया। इसलिए ट्रेड यूनियन के एजेंडे पर बेरोजगार मजदूरों का सवाल भी होना चाहिए। कॉमरेड BTR के रहते हुए, हालांकि वो सम्मेलन में पहुंच नहीं पाए थे, दुर्गापुर में सीआईटू ने राष्ट्रीय स्तर का एक कन्वेंशन आयोजित किया जिसमें यह कहा कि हमें बेरोजगार मजदूरों के सवाल को भी, बेरोजगारों के सवाल को भी, बेरोजगारी के सवाल को भी ट्रेड यूनियन आंदोलन को लेना चाहिए। चौथा बड़ा योगदान, और वो बड़ा योगदान ये है कि सीटू ने भारतीय मजदूर वर्ग के प्रोफाइल को समझा। इंडियन वर्किंग क्लास और यूरोपियन वर्किंग क्लास में एक गुणात्मक फर्क है। ठीक है, पूंजीवादी उत्पादन के साधन की प्रक्रिया में वो भी वर्किंग क्लास है, लेकिन उनका जो पांव है वो जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण का प्रोफाइल अलग है। और वो प्रोफाइल क्या है ये एक लंबे चर्चा का विषय है। मैं केवल एक तथ्य से अपनी बात को साबित करना चाहता हूं। इस देश के जो 10 बड़े पूंजीपति हैं, उन 10 बड़े सबसे रईस लोगों में से 7 वैश्य हैं और बाकी 3 भी किसी न किसी व्यवसायी या तथाकथित श्रेष्ठतम द्विज कौम से आते हैं। इस देश में जो $125 अरबपतियों की सूची बनी है, फोर्ब्स ने जो बनाई है, उसमें एक भी दलित या आदिवासी नहीं है। क्या यह आंकड़ा कुछ नहीं बोलते? क्या ये आंकड़ा एक गहरी चीज की ओर इशारा नहीं करते कि कहीं कोई छलनी लगी हुई है? स्मृति ने उस छलनी को एक संस्थागत रूप दिया है, लेकिन वर्णाश्रम के रूप में या जातियों की तथाकथित श्रेष्ठता के रूप में और देश की आबादी के बहुत बड़े हिस्से को संपत्ति, रोजगार और मतलब अधिकार से वंचित करने के रूप में है। ये एक विशेषता है भारतीय समाज की, ये एक विशेषता है भारतीय मजदूर वर्ग की।
क्या ये संयोग नहीं है कि ऊपर जो 125 अरबपति हैं, डॉलर अरबपति, एक उसमें एक भी शूद्र या दलित नहीं है, लेकिन नीचे जो खेत मजदूर है, जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, जो निर्माण मजदूर है, जो बीड़ी मजदूर है, जो सबसे वंचित वर्किंग क्लास है, उसका 85 से लेकर 90% तक उन तथाकथित जातियों में से आता है जिन्हें मनु की जघन्य किताब में शूद्र कहा गया है। कुछ तो है, ये कुछ क्या है, ये कौन सी पहेली है? इस पहेली को सीआईटू ने अपने एजेंडे पर लिया, उसे समझा और इस निष्कर्ष पर पहुंची सीआईटू कि अपनी लड़ाइयों को आर्थिक मांगों के संघर्ष के साथ साथ सामाजिक उत्पीड़न के आयामों से भी जोड़ना होगा। ये दोनों लड़ाइयां मिलकर चलेंगी, तभी इस देश के वर्किंग क्लास का आंदोलन, मजदूर वर्ग का आंदोलन दोनों पैरों पे चलेगा। वरना एक पैर पर लगड़ी खेलते हुए, आर्थिक मांगों के लिए एक पैर पर लगड़ी खेलते हुए वो ज्यादा दूरी की यात्रा नहीं कर पाएगा अगर वो दोनों तरीके के शोषण से लड़ेगा, क्योंकि दोनों तरीके के शोषण वास्तविकता है। ये जर्मनी की वास्तविकता नहीं थी, ब्रिटेन की वास्तविकता नहीं थी, भारत की वास्तविकता है। इसको लिया, और इसको लिया ही नहीं, उसने ये भी माना कि जिस तरीके से पूंजीवाद के भेड़िए को खदेड़ने के लिए एकजुट होकर हुंकारा लगाना जरूरी होता है, उसी तरह जाति श्रेष्ठता के भौड़े विश्वास के साण को सींग से पकड़ना होता है, पूंछ से पकड़ने से कुछ भी नहीं मिलता। मुकाबला करना होता है। इसलिए मुकाबला करना होता है कि पूंजीवाद इसका बड़े कारगर तरीके से इस्तेमाल करता है। वो जातियों के अंदर श्रेष्ठता का जो बोध है उसे अपने पूंजीवादी शोषण के लिए भी इस्तेमाल करता है। उसके लिए मनु बिल्कुल मुफीद है। मुझे याद आता है सन 1980 के दशक में, 1986 और 89 के बीच में, बिरला के जो कारखाने थे, उन कारखानों के ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम किया करते थे। कॉमरेड शैलेंद्र शैली हमारे नेता थे। एक दिन रात की गेट मीटिंग लेके रात को 11:30 बजे हम उस कपड़ा कारखाने से लौट रहे थे। ये वो दौर था जब कॉमरेड रामविलास जी गोस्वामी जैसे वर्कर निकल कर आए, जो आज सीआईटू के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उस दौर में हमारे जो कारखाने में काम करने वाले करीबन 15,000 मजदूरों का वो कारखाना था, 12-15,000 का, उसके अंदर हमारे कैडर के ऊपर फिजिकल अटैक्स हुआ करते थे। मैनेजमेंट के गुंडे आते थे बिरला के और कारखाने में काम करते हुए मजदूर को मारते थे, पिटाई लगाते थे, घायल करके छोड़ जाते थे। रेगुलर फिनोमिना था। एक दिन रात को जब 10:30 बजे गेट मीटिंग खत्म करने के बाद 11 बजे जब हम लोग वहां से अपनी दोपहिया गाड़ी पर लौट रहे थे कॉमरेड शैलेंद्र शैली के साथ, तो कॉमरेड शैली ने कहा कि तुमने एक बात नोट की, बोले पिछले 1 महीने में जितने अपने कॉमरेड्स के ऊपर हमला हुआ है उनकी लिस्ट देखो। हमारे साथ सारे लोग थे, हमारे साथ टेक्सटाइल कारखाने में काम करने वाले ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, और जातियों के लोग भी थे, दलित भी थे, दलित बड़ी संख्या में थे। उन्होंने लिस्ट को बोलते गए वो अपनी याददाश्त से, और याददाश्त से बोलते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हें इसमें एक बात। तो हमने पूछा क्या खास बात है? बोले कि जिन लोगों को भी हमले का निशाना बनाया गया है वो सारे लोग दलित या गरीब जातियों के लोग हैं। बिरला मैनेजमेंट जानता है कि जब इन पर हमला किया जाएगा तो उस तरीके की बेचैनी और आक्रोश पैदा नहीं होगा जिस तरीके की बेचैनी और आक्रोश किसी तथाकथित उच्च जाति के C2 नेता को पर हमले से होगा। इतनी बारीकी के साथ प्रबंधन हमले का निशाना बनाता है क्योंकि वो इस मनु की किताब को इस्तेमाल करता है मजदूर की एकता को तोड़ने के लिए। तो ये एक ऐसा पहलू था जिसे C2 ने एजेंडे पर लिया और उसने कहा कि नहीं, केवल आर्थिक मांगों से काम नहीं चलेगा, सामाजिक शोषण के खिलाफ भी लड़ना होगा। 5वां योगदान जो C2 का बड़ा योगदान है, और वो ये कि उसने कहा कि नीतियों से लड़ना पड़ेगा, केवल नतीजों से लड़ने से काम नहीं चलेगा, केवल परिणाम से लड़ने से काम नहीं चलेगा, कारणों को भी ढूंढना पड़ेगा। मुझे याद आता है 1991 में जब ये साम्राज्यवादी वैश्वीकरण का त्रिशूल आया था, विश्व बैंक, मुद्रा कोष और WTO, उस वक्त CITU ने ये आवाज उठाई थी कि ये वैश्वीकरण की नीतियां नहीं चलेंगी। हमारी मित्र यूनियन है, हमारे साथ की यूनियन हमसे कहा करती थी कि ये राजनीतिक मांग है, हमें मजदूर की मांग रखनी चाहिए कि उसको ये अधिकार मिले, वो अधिकार मिले, हमें ये सब वैश्वीकरण और विश्व बैंक और ये सारी मांगे हम लोगों को नहीं करनी चाहिए थी।
हमने उनसे ज्यादा बहस नहीं की, हमने अपने सवाल को लेकर संघर्ष जारी रखा। और आज स्थिति, आज से 20 साल पहले स्थिति ऐसी आ चुकी थी कि जब वही यूनियन है जो हमसे कहा करती थी कि आप राजनीतिक मांगे उठाते हैं, आज वही यूनियन ये मांग करती है कि वैश्वीकरण की नीतियां नहीं चलनी चाहिए, उद्योगों को संरक्षण मिलना चाहिए। उस एजेंडे को जिसे 1991 में CITU लेके चली थी, आज वो पूरे देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन का एजेंडा बन गया। और हम गर्व कर सकते हैं कि इस देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन, साझा ट्रेड यूनियन आंदोलन परिपक्व हो रहा है और वो केवल नतीजों के खिलाफ नहीं, नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है। चाहे वो 2 सितंबर 2015 की हड़ताल हो, चाहे 2016 की हड़ताल हो, चाहे वो 8 जनवरी की हड़ताल हो। लेकिन ये वो सवाल था जिसको सीटू ने उठाया था, और उस जमाने में उठाया था जब वो इस सवाल को उठाने की वजह से अलग थलग हो गई थी। एक और पहलू है विज्ञान और तकनीकी के सवाल का। इसके 2 पहलू हैं जो मैं रखना चाहता हूं। पहला पहलू है कि ये सीटू पहली यूनियन थी जिसने ये कहा था कि ये जो IT सेक्टर में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जिस तरीके से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, सूट बूट पहन के जाते हैं, देखिए अल्टीमेटली वो वर्कर्स हैं और उनमें से CITU के बहुत सारे नेता भी निकल कर आए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो IT सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, वो असल में एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके पदनाम भी पता नहीं क्या क्या दे दिए, उनके बीच में कोई ट्रेड यूनियन का संगठन तैयार नहीं किया जा सकता। और यही बात थी जिसको CITU ने चुनौती, नहीं ये IT सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स हैं। IT सेक्टर के वर्कर्स को संगठित करने के लिए CITU ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से मुहिम हाथ में ली। और दूसरा सवाल विज्ञान का है। क्या है विज्ञान? दिमागी और शारीरिक काम करने वाले मेहनत कशों की शोध, खोज और सृजन से ही पैदा होता है विज्ञान। दुनिया में आज तक किसी राजा ने, किसी महाराजा ने, किसी बादशाह ने, किसी नेता ने, किसी उद्योगपति ने विज्ञान की कोई नई खोज नहीं की। विज्ञान की खोज की है काम करने वाले ने। इसलिए पूरी दुनिया विज्ञान की जो भी नई नई उपलब्धि लेकर आती है, वो उपलब्धियां दरअसल पूरी मानवता की उपलब्धियां हैं। उस विज्ञान के आधार पर जो टेक्नोलॉजी तैयार होती है, वर्ग विभाजित समाज में उस टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर लेता है पूंजीपति, और वो अपने मुनाफे के लिए उसको चलाने लगता है, शोषण बढ़ाने का जरिया बना लेता है। इससे लड़ना है। अगर विज्ञान पूरी जनता का है तो टेक्नोलॉजी भी पूरी जनता की सहूलियत के लिए होनी चाहिए। लेकिन इस विज्ञान और तकनीक का उपयोग करके अपने दुश्मन का मुकाबला भी करना है। हम ये मान के बैठेंगे कि नहीं ये सोशल मीडिया फालतू है। इस पूरे के पूरे लॉकडाउन के दौर में कौन था? ये सोशल मीडिया था जो आपके संवाद का, आपके आपसी संवाद का जरिया बना, जिसने प्रतिवाद किए, जिसने मुहिम उठाई, जिसकी वजह से सरकार को, जो जिसको आमतौर से शर्म नहीं आती है, उसको भी 1-2 बार शर्मिंदा होना पड़ा। तो विरोध के तरीकों में, संघर्ष के तरीकों में अगर हम पर वर्चस्व कायम करने के लिए वो इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें भी उनका प्रतिवाद करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना पड़ेगा। ये जो तकनीक है, ये जो वैज्ञानिक जानकारियां हैं, ये जो आधुनिकता है, ये हमारे संघर्ष के विस्तार में भी काम आएगी, निखार में भी काम आएगी, और सीटू यही सब काम कर रही है। अभी हरियाणा के साथी अगर फेसबुक लाइव पर इस बात को सुन रहे हैं और नियमित रूप से किसी न किसी साथी से बातचीत कर रहे हैं, तो वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे और कारगर तरीके से करना चाहिए, जब तक ये आयाम उपलब्ध है तब तक। इसलिए CITU ने कभी भी वैज्ञानिक खोजों का या नई टेक्नोलॉजी का तिरस्कार या धिक्कार नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये मानवता ने पैदा किया है। अगर मजदूर वर्ग के हाथ में हुकूमत होगी पूरी दुनिया भर की, और अगर नई टेक्नोलॉजी के जरिए जो 8 घंटे में काम हुआ करता था, वो काम अगर 4 घंटे में ही हो जाएगा, तो हम उसका फायदा मुनाफा कमाने के लिए नहीं करेंगे। हम उसका फायदा उस मजदूर के काम के घंटों को घटाने के लिए करेंगे कि तुम 8 घंटे में जो काम कर लेते थे वो 4 घंटे में करते हो, तो 4 घंटे ही में करो। सप्ताह में अगर 1 दिन की छुट्टी मिलती है तो 2 दिन की लो, 3 दिन की लो, क्योंकि मनुष्य से ज्यादा कीमती और मूल्यवान और कोई वस्तु इस पूरे ब्रह्मांड में आज तक नहीं ढूंढी गई। तो जो भी वैज्ञानिक खोज होगी, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस होगा, वो उस मनुष्य को राहत पहुंचाने के लिए होगा, किसी कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए नहीं होगा।
ऐसी अनगिनत उपलब्धियां हैं जो CI2 ने हासिल की हैं। ऐसी C2 की 50वीं सालगिरह पर आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं आखिर में 1970 की 30 मई को अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपने समापन भाषण में जो कॉमरेड BT रणदेवे ने बात बोली थी, ऐसे 4-5 वाक्य मैं आपके बीच में रखूंगा अपनी बात को समाप्त करने से पहले। उन्होंने कहा था कि नया संगठन बना तो लिया, मगर काम करने के तरीके अगर पुराने वाले रहेंगे तो ये एक ऐसा अवास्तविक और अगंभीर संघर्ष होगा नए संगठन के बनाने का कि इसे करना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये कि केवल नया संगठन बनाकर झंडे पर नया नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, काम करने के तरीके भी नए ढूंढने पड़ेंगे जो एकता और संघर्ष का विस्तार करते हो। उन्होंने दूसरी बात कही थी कि जो संघर्ष विरोधी ताकतें हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है संशोधनवाद, जो संघर्ष विरोधी संशोधनवाद के साथ होली खेलेंगे तो समझौता परस्ती के रंग तुम्हारे कपड़े और शरीर से चिपकेंगे। अगर वैचारिक स्तर पर हम अपने आप को उस तरीके से वर्ग संघर्ष की चेतना से लैस नहीं करेंगे तो हमारी भी संघर्षों से विमुखता बढ़ेगी और समझौता परस्ती की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि नया संगठन नई लाइन के साथ है, हर एक को अपनी चेतना बदलनी होगी, पुरानी चेतना जिद करके छोड़नी पड़ेगी, संघर्ष तभी आगे बढ़ेगा। 1970 की 30 मई को कॉमरेड BT रणदेवे जो इस बात को कहते हैं कि हर एक को अपनी चेतना बदलनी होगी, पुरानी चेतना जिद करके छोड़नी होगी, ये बात केवल 1970 की 30 मई को या उसके बाद के समय के लिए ही प्रामाणिक नहीं है, ये बात आज के लिए भी और आने वाले कल के लिए भी लागू है। अपनी पुरानी चेतना छोड़नी पड़ेगी, हर एक की चेतना को नया बनाना पड़ेगा, हर घटते हुए वातावरण और माहौल के हिसाब से हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, संघर्ष के नए रास्ते खोलने पड़ेंगे, संघर्ष और संगठन को चलाने की जो पुरानी चेतना है वो जिद करके छोड़नी पड़ेगी। नए तरीके के युद्ध कौशल की मांग करते हैं और ये तभी पैदा होगा जब हम मजदूर वर्ग के बीच में से नियमित रूप से नेतृत्व को विकसित करने का काम करेंगे। C2 इस बात को लेकर सजग है, इसके लायक संगठन बनना चाहिए, उसकी भी उसकी जी तोड़ कोशिश है। 1992 में भुवनेश्वर में बैठकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया था कि किस तरीके से हमें अपने 1970 में तय किए गए लक्ष्यों के हिसाब से और आगे बढ़ना चाहिए तेजी से। बाद में कोझिकोड की जनरल काउंसिल में इससे संगठन दुरुस्ती का एक नया दस्तावेज लेकर आए जिसमें और सारे काम तय किए गए। सीमाओं, चूकों, छूट रहे कामों के प्रति अगर सजग हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आधे तो हमने उसमें से ठीक कर लिया, बाकी आधा अभी ठीक करना बाकी है, जो निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहेगी। क्योंकि CI2 के कार्यप्रणाली में ही इस तरीके के इनबिल्ट है कि वो किसी भी तरीके के भटकाव को या किसी भी तरीके की समझौता परस्ती या पलायन को या शिथिलता को चलने नहीं दे सकते, उसके ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में इनबिल्ट है C2 की। लेकिन आखिरी में जो बात मैं कहना चाहता हूं कि C2 की इन सफलताओं, उसकी प्रतिष्ठा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं की कुर्बानी है। ये झंडा उनकी कुर्बानी से लाल हुआ है। इनमें से अनेकों ने, सैकड़ों ने, एंड आई मीन इट, सैकड़ों ने अपनी जान तक गंवाई है, लेकिन झंडा नहीं छोड़ा। वो अपनी फौरी मांगों के लिए भी लड़े और शोषण की पूर्ण समाप्ति के सवाल को लेकर भी लड़े। वो समाजवाद की कायमी के लिए भी लड़े, वो कारखाने की गेट पर भी लड़े, वो किसानों को दुर्गापुर के स्टील प्लांट के मजदूरों की तरह वो किसानों को गांव में जाकर संगठित करते हुए किसानों की मांगों के लिए भी लड़े, वहां भी पिटे, वहां भी मरे। और वो राजनीतिक मोर्चे पर सांप्रदायिकता और कॉरपोरेट की, हिंदुत्व और कॉरपोरेट के नापाक गठबंधन की राजनीति को पीछे धकेलने के लिए भी लड़े। उनकी कुर्बानियों का पर्याय है C2, जो आर्थिक से लेकर राजनीतिक सवालों तक मजदूर वर्ग के बीच में से कुर्बानी को के बाद एक पूरे देश भर में प्रतिष्ठा बनी। मैंने शुरू में इस बात को कहा था और वो बात ये थी कि C2 के पहले सम्मेलन में जितने लोग आए थे उनका लगभग 35% हिस्सा ऐसा था जो कारखानों में या नौकरियों में संघर्ष
में ईमानदारी की भूमिका निभाने की वजह से टर्मिनेट हुआ था और अध्ययन किया जाना बाकी है। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम 50 डेलीगेट ऐसे रहे होंगे जो CI2 के सम्मेलन के बाद गए होंगे और मजदूर वर्ग के लिए लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए होंगे, ज्यादा ही होंगे। ये उन कुर्बानियों की निरंतरता है कि आज CI2 की इतनी बड़ी मान और प्रतिष्ठा है। इसको आगे ले जाने का काम हम लोगों को करना है, जो उनके बाद की पीढ़ी है। आप लोगों को करना है जो एकदम नौजवान पीढ़ी है। और ये लड़ाई कुछ अतिरिक्त काम और अत्यधिक परिश्रम की दरकार रखती है। 50वीं सालगिरह पर देश के मजदूरों के सबसे भरोसेमंद और जुझारू संगठन C2 को उसके कार्यकर्ता रहे एक्टिविस्ट की ओर से क्रांतिकारी शुभकामनाएं और हरियाणा CI2 को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस मौके पर अपनी बात रखने का मुझे अवसर दिया। एक बार मैं फिर खेद व्यक्त करूंगा कि बीच में व्यवधान की वजह से ठीक उस मोड़ पर नेट ने धोखा दे दिया था जहां बातचीत का नया सिलसिला शुरू करने जा रहे थे। एनीवे, उन सबको जोड़ लिया जाएगा, इसे एक वीडियो की शक्ल दे दी जाएगी। हरियाणा CI2 भी इस काम को कर सकती है और अगर उनको आवश्यकता हो तो हम भी, हमारे कॉमरेड द्रकचंद प्रजापति हैं, उनके माध्यम से इस काम को कर सकते हैं। लेकिन असल संदेश व्यवहार में जाता है, असल संदेश भाषण में नहीं, मैदान में जाता है और मैदान में दिए जाने वाले संदेश को आप लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। CI2 जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो। दुनिया को बदलने की ताकत सिर्फ वर्किंग क्लास में है। इस संकल्प के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। इनकलाब जिंदाबाद।